जीवन को थोड़ा टॉप एंगल से देखना भूल गए, खुद को देखना भूल गए। पिछले 1 साल में मैंने जितने भी पब्लिक प्रोग्राम किए, एक फर्स्ट लाइन मैं पूछती हूँ, किस किस को खुशी चाहिए? सिंपल, आई कांट एक्सप्लेन क्या होता है। 1 सेकंड में बिना एक दूसरे को देखे कि भाई लोग हाथ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, मुझे उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर सारे हाथ इकट्ठे होकर जाते हैं। मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। हमारी ये सारी मेहनत जो हम उस खुशी के लिए तो कर रहे थे, नहीं मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? अपने और अपनों की खुशी के लिए। और आज हम हाथ उठा रहे हैं कि खुशी चाहिए। क्या है खुशी? दरअसल एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो एक हैप्पी चेहरा, एक स्माइलिंग फेस और साथ में एक नया फोन। सो एक मेरी प्रोग्रामिंग बनने लगती है। हॉलिडे पे जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए। हॉलिडे पे जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुश होकर जाना चाहिए, खुशी के लिए नहीं जाना चाहिए। साधनों में नहीं, खुद की साधना में सुकून होता है। ये बाहर की चीजों से नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ की सोच से आएगा। और ये सोच कैसे बदलेगी? तो सडनली एक बच्चे को लगता है सब कुछ तो मेरे अनुसार चलता है, एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। और ये करने से हमने उसका प्रेशर तो घटा दिया लाइफ का, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है रेजिलियंस, उससे फास्ट घटता गया। आजकल हमें डॉक्टर्स बताते हैं 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा कार्डियक इशू, एंजियोप्लास्टी के लिए आ रहा है। जब आप और मैं स्कूल में थे तो 60, 65, 70 वी आर द पीपल हु हैव टू पॉज एंड चेक। ये सब हमारे सामने हुआ है। आई हैव मेट वन पेरेंट जिसके बच्चे ने न जीने का फैसला किया है। आई एम टेलिंग यू, एवरी मंथ वन पेरेंट। पहले तक 1-2 साल में एक पेरेंट मिलता था जिसके बच्चे ने अपनी जीवन, हर महीने एक। इट्स अ वेक अप कॉल। हम क्या कर रहे? स्ट्रेस होना, लो फील करना, इसको हमने नॉर्मल बोला हुआ था, तो हमें पता ही नहीं चला कि वो डिप्रेशन था। हमने था मूड खराब है, ठीक हो जाएगा। वी आर लूजिंग चिल्ड्रन। बैलेंस कैसे बनेगा? या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर बना देते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया, या फिर वो वैसे ही जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल हाथ में रखा हुआ बच्चे को। इसके बीच का बैलेंस कैसे क्रिएट हो? सबसे पावरफुल संस्कार है गर्भ संस्कार। तो एक हाथ में फोन है, बच्चे को फीड कर रहे हैं, तो वो बच्चे को जो दूध भी मिल रहा है ना, तो जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो वो बच्चे को जो दूध भी मिल रहा है ना, वो ये कंटेंट के कंजम्पशन के साथ मिल रहा है। को लगता है मंदिर जाना, पूजा करना, हवन करना, ये सब कूल नहीं है। ये क्या है? ये कौन इसने बनाया? अब सिर्फ भारत में ये जरूरी है कि हम भारत में भारत की संस्कृति को कूल बोलना शुरू कर दें। आत्मा के साथ जो प्रभाव छोड़ता है उसका कितना असर है पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए? आपकी लाइफ वो नहीं है जो आपके साथ हो रहा है। आपकी लाइफ वो है कि जब आपके साथ वो हो रहा है, आप कैसा फील करते हैं और आप उसका कैसा सामना करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं, अच्छा आगे बताओ और क्या करना है। ये तो हमारे काम की बात नहीं है। तो लीडरशिप क्वालिटी क्या है? वो मुड़े, उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा हम करेंगे, ये डिसाइडेड है। कैसे करेंगे हम बाद में बात करेंगे। दिस इज लीडर। और ये मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म था, मैंने किसी की हत्या की, कुछ गलत किया, इसलिए मेरे साथ होना ही था। तो जो हत्या कर रहा है उसने अपराध किया या नहीं किया, या ये सिर्फ मेरा कर्म है जो मेरे साथ? कलयुग फिनिश होना है और सतयुग स्टार्ट होना है। तो जो अमृत काल है ना, वर्ड बिल्कुल राइट है। राम राज्य आना है, बिल्कुल राइट है। स्वर्णिम भारत तो आना है, ये 100% सर्टेन है। इसमें तो हमें 0.1% का भी डाउट नहीं है। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल हमारा वो प्रयास जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखते हैं, ताकि चीजों को समग्र तौर पर देख सकें। वो चीजें जो अमूमन नजर नहीं आती हैं वो भी दिखना शुरू हो। और आज हम इस रोज की आपाधापी के बीच जिस चीज को सबसे ज्यादा टॉप एंगल से देखने की जरूरत है, यानी हमारा जीवन, उसको थोड़ा टॉप एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। और उसमें हमारी मदद करेंगी सिस्टर शिवानी, हमारे साथ हैं। सिस्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांति जी, ओम शांति। शुक्रिया। इतनी भागा दौड़ी है, इतना जीवन में गति जो है वो बढ़ती जा रही है, आपको लग रहा है कि लोग जीवन को थोड़ा टॉप एंगल से देखना भूल गए? खुद को देखना भूल गए हैं। जब जीवन शब्द भी यूज करते हैं ना, तो जो हमारे जीवन में हो रहा है उसको देखते हैं। इवन शरीर के स्वास्थ्य को भी देखते हैं कि भाई आजकल तो बहुत अवेयरनेस आ गई, हम ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने शरीर के बारे में। तो जीवन के बाकी पहलुओं को देखते हैं, लेकिन जो इस जीवन को चला रहा है, मतलब मैं, वो शक्ति, उसकी तरफ टाइम नहीं है। हम कभी किसी को कहते हैं ना 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 घंटा नहीं, 10 मिनट सुबह अपने लिए टाइम। कहते हैं हाँ हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मैंने कहा अपने लिए, अपने शरीर के लिए तो करते हैं। इवन मैं कौन वो भी याद नहीं है, तो अपने लिए, मन के लिए वो टाइम नहीं निकालते। फिर वो जी रहे हैं ये कहकर कि तनाव तो नॉर्मल है, गुस्सा तो नॉर्मल है, दर्द तो नॉर्मल है, दुख तो नॉर्मल है,
ईर्ष्या नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है। मतलब सारे वो संस्कार जो मन को तंग करते हैं, जो हमारी शक्ति को घटाते हैं, जो ही शरीर में बीमारी का भी एक रूप लेते हैं, उसको हमने नेचुरल बोल दिया, नॉर्मल बोल दिया। खुशी है, शांति है, जो हमारे एक्चुअल नेचुरल संस्कार हैं, उसके लिए हम कहते हैं हम चाहिए। पिछले 1 साल में मैंने जितने भी पब्लिक प्रोग्राम किए, कोई 1000 की गैदरिंग होती है, कोई तो 8-10 हजार की भी होती है। एक फर्स्ट लाइन मैं पूछती हूँ, किस किस को खुशी चाहिए? सिंपल, आई कांट एक्सप्लेन क्या होता है। 1 सेकंड में, बिना एक दूसरे को देखे कि भाई लोग हाथ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, मुझे उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर सारे हाथ इकट्ठे ऊपर जाते हैं। मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। चलो भारत में तो इतने प्रोग्राम किए, पिछले हफ्ते मैं अमेरिका में थी 20 डेज। मेजॉरिटी भारतवासी ही थे प्रोग्राम में, जो अपना देश छोड़कर वहां गए ये सोचकर कि यहाँ जीवन में खुशी होगी। वहां कहा, पूछा, 1 सेकंड में हर एक ने ऐसे अपना हाथ उठाया, मुझे खुशी चाहिए। तो हमारी ये सारी तरक्की, हमारी ये सारी मेहनत, जो हम उस खुशी के लिए तो कर रहे थे, और किसके लिए कर रहे हो? आप किसी को भी पूछो, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? थोड़ा जल्दी चले जाइए घर। नहीं नहीं, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? अपने और अपनों की खुशी के लिए। और आज हम हाथ उठा रहे हैं कि खुशी चाहिए। अभी भी अगर हम नहीं देखेंगे अपने आप को, अभी भी नहीं चेक करेंगे, अभी भी नहीं चेंज करेंगे, तो फिर तो आगे वाली बातें तो ऑलरेडी जीवन में आने शुरू हो गई है कि हमारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर तो वो एक अलग प्रभाव पड़ गया है सारा। तो टॉप एंगल से खुद को देखने की जरूरत है। बाहर देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है, वो तो दिखाई नहीं देता ना। तो जब हम देखते भी हैं खुद को, तो हम देखते हैं मेरा काम कैसे चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, मेरे रिश्ते। मैं यहाँ, ये आंतरिक जगत है, ये बाह्य जगत है। बाह्य जगत दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई देता है। लोग भी आपको आके कहेंगे भाई वजन कम हो गया, क्या बात है, तो हम भी अवेयर हो जाते हैं। कोई कहता वजन बढ़ गया, तो हम अवेयर हो जाते हैं, तो हम कुछ करते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, कौन बात करता है इसके बारे में? मुझे लगता है आज कम से कम ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोग बात करना शुरू करें, ये हमारा प्रयास है। सिस्टर, जब आप बात करती हैं खुशी की और इतने लोगों से मिलती, सबसे बड़ा जो लोगों को आप कहें कि मिसकंसेप्शन है खुशी को लेकर, या उनकी जो परिभाषा गढ़ी गई है, उसमें क्या कमी देखती हैं? क्या है खुशी दरअसल? एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि हमें ये कन्विंस करा गया कि जब हम ये खरीद लेंगे, जब हम ये खरीद लेंगे, जब हमारे घर ये आ जाएगा, जब हमारा मकान बड़ा बन जाएगा, तब खुशी तो अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि हर होर्डिंग पर अगर आप देखें तो उस प्रोडक्ट के साथ एक बहुत हैप्पी चेहरा दिखाया जाता है। तो वो देख, कुछ भी चीज जो हम बार बार देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, वो हमारी सोच बन जाती है। तो एक हैप्पी चेहरा, एक स्माइलिंग फेस, और साथ में एक नया फोन, सो एक मेरी प्रोग्रामिंग बनने लगती है। दूसरे भी वैसे बात करने लगते हैं। सोशल मीडिया आ गया, हर एक अपनी फोटो खींच रहा है, देखो मेरे पास ये आ गया, स्माइलिंग फेस। अगले दिन मेरा फेस कैसा है वो थोड़ी मैंने सोशल मीडिया पे डालना है, लेकिन आज मेरे पास ये आ गया मेरा स्माइलिंग फेस। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग हुई, चीजें आ जाएंगी ना। क्योंकि हम अपनी जनरेशन, अगर हम 40-50 साल पहले जाते हैं, हमारे घर में सारी चीजें नहीं थी, तो हमें लगता था जीवन बड़ी मुश्किल है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हमें पहला साइकिल के लिए भी कितने साल इंतजार करना पड़ा, पहले स्कूटर भी हमें बोला गया 3 साल बाद मिलेगा। तो हम वो जनरेशन है जिसने बहुत मेहनत से कमाया, भी हमने मेहनत से है, लेकिन जब बचपन में थे तो पाया भी बड़ी मेहनत से था, और फिर हमने एक घर बनाने में बड़े साल लगा दिए। तो हम वो जनरेशन है जिसने बाहर की चीज लाने में बड़ी मेहनत की है। तो हमें लगा इतनी मेहनत जिस चीज पर की है, वो जब चीज आएगी तो खुशी तो अपने आप ही आ जाएगी ना, अपने आप आ जाएगी। तो एक हम चीजों में खुशी ढूंढते हैं, दूसरा हम अचीवमेंट में खुशी ढूंढते हैं। क्या आज हम इधर हैं, 2 साल बाद मेरी प्रमोशन होगी ना, मेरा औहदा बढ़ जाएगा, मेरे अंदर और लोग आ जाएंगे मेरी टीम के अंदर, तो नाम मान तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो खुशी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो हमने उसमें खुशी ढूंढी। फिर हमने रिश्तों में खुशी ढूंढी कि लोग मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे कि मुझे अपने आप प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो हमारा हाथ ना ऐसे बन गया है, मतलब बुद्धि रूपी हाथ, कि मुझे खुशी मिलेगी, यहाँ से प्यार भी मिलेगा।
शांति भी मिलेगी, दूर दूर जाएंगे शांति ढूंढने के लिए, हॉलिडे पे जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए। हॉलिडे पे जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुश होकर जाना चाहिए, खुशी के लिए नहीं जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर थी, कहते बोर हो रहे थे, बॉम्बे में थे, कहते बोर हो रहे थे, सोचा लोनावला चलते हैं, उठ के चले गए गाड़ी में। कहते अगले दिन लगा इससे तो घर में ही ठीक थे, फिर 2 दिन बाद घर आ गए, 2 दिन ठीक लगा, फिर कहते बोर हो रहे हैं कहीं चल। इट इज नॉट बाहर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो हमें लगता है जगह बदल जाएगी तो खुशी आएगी, चीजें आ जाएंगी तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोफे पे हम बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महंगाई है लेकिन ये मेरे शरीर को आराम देता है। कोई भी फिजिकल चीज फिजिकल कंफर्ट देगी क्योंकि वो बनी उसके लिए। चाहे वो ये सोफा है, चाहे हमारा बड़ा सा मकान है, चाहे हमारी गाड़ी है। पहले हम स्कूटर पे थे, फिर हमने एक छोटी गाड़ी खरीदी, फिर हमने थोड़ी सी और महंगी गाड़ी खरीदी, थोड़ी सी और महंगी। फीचर्स चेंज होते गए गाड़ी के, तो वो फीचर्स के अनुसार हमें कंफर्ट मिलता गया। फिर हमारे पास वो छोटा फोन आया था, फिर हमारे बड़े 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 फोन हुए, फीचर्स चेंज हुए, कंफर्ट और मिला, उसमें से और हमें कुछ मिला। वो यहाँ नहीं दे सकता कुछ, वो यहाँ सब कुछ दे सकता है, वो बना उसके लिए है। किसी फोन के बॉक्स पे नहीं लिखा आपको ये फोन यूज करने से खुशी मिलेगी, आपको कैमरा मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको खुशी। आर मिस्टेक कि हम साधनों में सुकून ढूंढ रहे थे, साधनों में नहीं, खुद की साधना में सुकून होता है। तो ये बाहर की चीजों से नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ की सोच से आएगा। और ये सोच कैसे बदलेगी? तो आपकी और मेरी पेरेंटिंग कैसे ही थी, ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है। हम कहते थे नहीं मुझको नहीं जाना है, तो वो कहते थे आपसे पूछा नहीं कि आपको जाना है या नहीं जाना, आपको बताया है इतने बजे तैयार हो जाना, जाना है। हम रोते थे, नाराज होते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन फिर जाते थे। ये कौन सा संस्कार हमारे अंदर क्रिएट हो रहा था कि जब जीवन में कुछ ऐसा आएगा जो मेरे अनुसार नहीं है, मुझे एडजस्ट करना है, चाहे रोके करना है। लेकिन वो बच्चा कितनी देर रोता है, 2 मिनट नाराज होते उसके बाद। दिस इज रेजिलियंस डिनोमिनेटर, कि हर टाइम चीजें मेरे अनुसार नहीं होने वाली हैं, लोग मेरे अनुसार नहीं होने वाले हैं, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं होने वाली है, मुझे एडजस्ट करना है। आप एक 3 साल के बच्चे को बोलो आपको ये खाना है, वो कहेगा मुझे नहीं खाना है। बोला पूछा नहीं, ये खाना है और कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये खाना है। उस बच्चे के लिए वो खाना ही सिचुएशन है उसकी लाइफ की आज, जो उसको उसकी मर्जी का नहीं मिला, उसको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। आज के पेरेंट्स पूछते हैं आपको क्या खाना है, जब तक वो बनकर आता है उस बच्चे का तो मूड चेंज हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे पास स्टाफ होता है ना खाना बनाने के लिए, तुम कहते कोई बात नहीं, आपको ये नहीं खाना, छोड़ दो, दूसरा आएगा। इससे क्या हुआ, वो बच्चे की क्या प्रोग्रामिंग हुई, व्हाट आई वांट आई विल गेट, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता है। फिर वो बच्चे को मॉल में लेके जाते हैं, आपको कौन सी टी शर्ट लेनी है, आपको कौन सी कंपनी, उसको बच्चे को सब पता है आजकल, ब्रांड कौन सा, दुकान कौन सी, चीज भी वो चूज करता है। चूज करने की शक्ति तो आ गई, लेकिन जब लाइफ ने भी मुझे कुछ ऐसा दिया जो मेरी चॉइस का नहीं होगा, उसके साथ एडजस्ट करने की शक्ति नहीं आई। तो मेरे को आदत पड़ गई सब कुछ माय वे। अभी कुछ खरीदना भी है, हमने अगर कुछ हमें मिलना था तो हमें इंतजार कराया जाता था, आपको ना ये दिवाली पर मिलेगा। कहते दिवाली 8 महीना दूर है, तो कोई बात नहीं, 8 महीने इंतजार करो, आपको ये दिवाली पर मिलेगा। वो जो एक इंतजार होता था, फिर जो वो चीज मिलती थी, उस चीज की जो वैल्यू होती थी, ये सब एक संस्कार बन रहे थे। अभी क्या है, क्लिक करो, वो चीज आपके घर में 10 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंची तो आपके पास इतनी पावर है कि आप उसके ऑर्डर को भी कैंसिल कर देते हो। तो सडनली एक बच्चे को लगता है सब कुछ तो मेरे अनुसार चलता है, एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। और ये करने से हमने उसका प्रेशर तो घटा दिया लाइफ का, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है रेजिलियंस, उससे फास्ट घटता गया। इसीलिए 30 साल पहले हम स्ट्रेस वर्ड नहीं बोल रहे, हमें पता नहीं था क्या स्ट्रेस होता है। वो आई एम डिप्रेस्ड बोलते हैं, आई एम एंग्शियस बोलते हैं। आपके और मेरे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं था, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था। आज हर स्कूल में काउंसलर कंपल्सरी है। अब साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट के पास जाना
हम जब कॉलेज में थे, कॉलेज में भी क्या 10 साल पहले भी हम देखेंगे, स्टिग्मा होता था साइकाइट्रिस्ट के पास जाना। हमारे पास जो साइकाइट्रिस्ट यहाँ आते हैं, कहते हैं हमें कोई अपनी शादी वादी में नहीं बुलाता। कहो आपको कोई नहीं बुलाता? कहते नहीं सब डॉक्टरों को बुलाएंगे, हमें नहीं बुलाएंगे क्योंकि सब देखेंगे ना इन्होंने साइकाइट्रिस्ट को बुलाया है। कहते हमें कोई नहीं बुलाता अपने किसी फंक्शन पर। एक डॉक्टर ने कहा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, थोड़ी दूर अपनी गाड़ी लगा कर आते हैं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना भी एक स्टिग्मा होता था। आज कॉलेज के स्कूल के बच्चे बोलते हैं आई एम सीइंग दिस थेरेपिस्ट, हु इज योर थेरेपिस्ट। मतलब उसको हमने बना दिया कि ये तो नॉर्मल चीज है। हमने ये नहीं देखा, मतलब थेरेपिस्ट के पास जाना रॉन्ग नहीं है, वो तो जाना चाहिए अगर हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इतनी हमें, और वो भी स्टूडेंट लाइफ में। और अब वो डिप्रेस्ड नहीं, अब डिप्रेशन बन गया, मतलब वो तो फिर एक बीमारी बन गई। अब बीमारी स्टूडेंट लाइफ में अगर आ गई तो क्या हम आगे के जीवन के चैलेंजेस फेस करने की हमारे पास क्षमता है? नहीं। तो ये जो स्थिति है ना, ये एक लॉ है स्पिरिचुअल, संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। मेरी सृष्टि तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य मेरे संकल्पों से बनेगा, वही वाइब्रेशंस मेरे शरीर पर जाएंगे, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य पर मेरे मन की स्थिति का असर पड़ेगा, वही वाइब्रेशन मेरी सोच मेरे व्यवहार में आएगी। मेरे रिश्ते मेरे सोच से बनते हैं, मेरा काम यहाँ से होता है, तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी मेरी सोच से बनता है। वातावरण, एनवायरनमेंट जो इतना बड़ा क्राइसिस है, भी हमारी वाइब्रेशंस का पर्यावरण पर असर पड़ता है। हम असंतुष्ट होते हैं तो खरीदते ही जाते हैं, खरीदते, बोर हो रहे हैं और नए कपड़े ले लो, बोर हो रहे हैं और जूता ले लो, कंज्यूमिंग फ्रॉम द प्लैनेट। ये सब का असर यहाँ से है। तो ये संकल्प पर ध्यान नहीं रखा, मेंटल हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं। फिजिकल हेल्थ इशू आजकल हमें डॉक्टर्स बताते हैं 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा कार्डियक इशू, एंजियोप्लास्टी के लिए आ रहा है। जब आप और मैं स्कूल में थे तो 60, 65, 70। सो वी आर द पीपल हु हैव टू पॉज एंड चेक। ये सब हमारे सामने हुआ है, हमारे सामने, हमारे पेरेंट्स के सामने नहीं हुआ, हमारे बच्चों के सामने नहीं हुआ। उनके लिए तो ये नॉर्मल हो गया है, बीमारियां नॉर्मल, डिप्रेशन, ये सब हमारे सामने हुआ है। तो वी आर द ओनली जनरेशन जो इसकी जर्नी को देखती है और इसको चेंज कर सकती है। वो हम इस साल के अंदर एवरी मंथ, हर महीने, आई हैव मेट वन पेरेंट जिसके बच्चे ने न जीने का फैसला किया है। आई एम टेलिंग यू, एवरी मंथ वन पेरेंट। पहले तक साल 2 साल में एक पेरेंट मिलता था जिसके बच्चे ने अपनी जीवन, हर महीने एक। इट्स अ वेकअप कॉल। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? एंड सब लाइफ में परफेक्ट था। पता है कैसे बताते हैं? कहते मेरा बच्चा आया स्कूल से, बैग रख दिया, टेरेस पे गया और जंप कर दिया। वो माता पिता कैसे जिएंगे? वो क्या सोच के वैसे ही बच्चे को खोना मतलब कितना दर्द है। लेकिन जब ऐसे होता है तो उंगली अपने ऊपर ही उठाते रहते हैं, हमें पता नहीं चला क्या हो रहा था, और खुद तो उंगली उठाते हैं, फिर आसपास के लोग भी उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? डिप्रेशन। एक्चुअली इट इज नॉट सुसाइड, इट इज डिप्रेशन। लेकिन डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स आती है, किसी को पता ही नहीं चला डिप्रेशन है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उदास होना, स्ट्रेस होना, लो फील करना, इसको हमने नॉर्मल बोला हुआ था, तो हमें पता ही नहीं चला कि वो डिप्रेशन था। हमने कहा मूड खराब है, ठीक हो जाएगा। वी आर लूजिंग चिल्ड्रन, वी आर लूजिंग पीपल। इस हफ्ते में 3 तो मैंने न्यूज में पढ़ा। वर्क प्रेशर, गए जंप कर दिया। कौन सा वर्क प्रेशर? वर्क पहले भी होता था, वर्क अभी भी होता है। प्रेशर्स नहीं बढ़ रहे हैं, डिनोमिनेटर, रेजिलियंस घट रहा है। सो इट्स अ वेकअप कॉल। नहीं तो खुशी तो बहुत दूर की बात है, हम बीमारियों के साथ जीना शुरू करेंगे। उनसे डील करने की हमारी क्षमता जो है वो आंतरिक शक्ति कम। अभी मैं थोड़ा सा पेरेंटिंग पे और बात करना चाहूँगा सिस्टर, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। जब हम बात करते हैं कि लोगों की या बच्चों की क्षमता कम हो रही है, रेजिलियंस कम हो रहा है, पेरेंट्स जो है वो हर चीज़ ऐसे प्लेट में एक तरह से सजा के दे रहे हैं, तो इसका बैलेंस कैसे बनेगा? या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया, या फिर वो वैसे ही जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल हाथ में रखा हुआ है बच्चे को। इसके बीच का बैलेंस कैसे क्रिएट होगा?
सबसे पहले पेरेंट की अपनी मनोस्थिति, वाइब्रेशन घर का हम बनाते हैं। आज सुबह जो हमने स्टडी किया, जब सेंटर पे रोज स्टडी करते हैं, उसमें 3 शब्द थे, वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल, एनवायरनमेंट। हमारे घर का वायुमंडल वो हवा है जिसके अंदर वो बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा बड़ा होता है। संस्कार का असर कब से पड़ता है? गर्भ से। सबसे पावरफुल संस्कार है गर्भ संस्कार, राइट? हम सबको अभिमन्यु की कहानी पता है। गर्भ में सुना, जब वो 14-15 साल का था उसको पता था चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। ये एक अभिमन्यु की कहानी नहीं है, ये हमें सिखाता है कि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है ना, वो डिटैच स्थिति में होती है, अभी उसका कोई अटैच, उसकी अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है। 3 स्टेजेस में हमारी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है। कोमा में है, कोमा में है, सोल कैचेस एवरीथिंग, आपकी हर सोच बात आत्मा कैच कर रही है। शरीर छोड़ा, डेथ, आत्मा डिटैच्ड है, कैच हर चीज करती है। गर्भ में प्रवेश किया, आत्मा हर चीज कैच करती है। तो गर्भ संस्कार इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बच्चा हाथ में आने के बाद नहीं है, बच्चा आत्मा प्रवेश कर गई, आपकी पेरेंटिंग स्टार्ट हो गई है। और वो पेरेंटिंग की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो पेरेंट की सोच, पेरेंट की भाषा, पेरेंट के शब्द, पेरेंट का व्यवहार आत्मा गर्भ में कैच कर रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब आप और मैं अपने मदर के गर्भ में थे, दुनिया अलग थी। कहा जाता था अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, शास्त्रों की पढ़ाई करो, देवी देवताओं की फोटो सामने लाओ, ऐसा बच्चा आएगा आपके घर। सिखाया तो तब भी जाता था, जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, जो आप पढ़ोगे, वैसा आप सोचोगे, वो असर बच्चे पे पड़ेगा, वैसे संस्कार आएंगे। आज वो मदर्स क्या देख रही हैं उस 9 महीने के अंदर? उनके हाथ में फोन है सारा दिन, हाँ, रील्स देख रही, OTT प्लेटफॉर्म से, मतलब कंटेंट, सब कंटेंट। एंड कितना ज्यादा कंटेंट, किस तरह का कंटेंट और कितना ज्यादा कंटेंट। तो एंजाइटी, वायलेंस, हाइपर एक्टिविटी, ये तो गर्भ में मिल रही है, गर्भ में, क्योंकि कांस्टेंट कंजम्पशन है, कांस्टेंट कंजम्पशन है। हम भी मूवी देखते थे कुछ महीने में एक बार, जब स्कूल में थे, पास हो गए, अच्छा अभी आपको मूवी मिलेगी। आज बच्चा, बट वो बच्चा गर्भ से देखना शुरू किया है, इसलिए दे आर गेटिंग एडिक्टेड। हम कह रहे हैं बच्चों को क्यों एडिक्शन हो रही है गैजेट की? बिकॉज जो भी चीज गर्भ से होगी ना, तो हम एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसको गर्भ संस्कार, दिव्य गर्भ संस्कार। तो हम उन 9 मंथ्स में बहुत काम करते हैं पेरेंट्स के ऊपर जो आना चाहते हैं, कि वो 9 महीने में आप क्या सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे। आप मेडिटेशन करना है उस 9 महीने में करेंगे, योगा करना है उस 9 महीने में करेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, ये संस्कार डल रहे हैं। आप घर का खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, उस 9 महीने में करेंगे। आपकी भाषा, आप आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, फटाफट से उसको समेटेंगे, ध्यान रखेंगे, वो आत्मा कैच कर। जिन्होंने 9 महीने की ये इन्वेस्टमेंट की है, मैजिकल रिजल्ट, क्योंकि गर्भ संस्कार एक बहुत पावरफुल संस्कार है। तो हम कह रहे हैं ना, ये छोटे बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों है? एक, क्योंकि उनको गर्भ में मिला वो सब। आज बहुत सारी मदर्स हैं जब फीड भी कर रही हैं बच्चे को, तो क्या करेंगे बैठे बैठे? तो आदत नहीं है ना ऐसे खाली बैठने की, तो एक हाथ में फोन है, बच्चे को फीड कर रहे हैं। तो वो बच्चे को जो दूध भी मिल रहा है ना, तो जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो वो बच्चे को जो दूध भी मिल रहा है ना, वो ये कंटेंट के कंजम्पशन के साथ मिल रहा है। लिटरली बच्चों की गलती नहीं है, उनकी वजह से आजकल ऑटिज्म के केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे जमाने में, मुझे ध्यान नहीं कि हमने इतने ऑटिज्म के केसेस देखे। आपको ध्यान है? हमें तो वर्ड भी नहीं पता था जब हम छोटे थे, हमें नहीं मालूम था। तो ये गर्भ संस्कार का ADHD बढ़ रहा है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ रहा है, क्योंकि उस 9 महीने में पेरेंट्स हाइपर है। और सिर्फ मदर पे नहीं इसका उंगली रखनी है, मदर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस शरीर के अंदर 2 मन है उस टाइम, 2 आत्मा है। लेकिन फादर बिहेवियर कैसा है? जिस घर में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो बच्चा तो उसी टाइम से उसको कैच कर रहा है। एक और चीज भी है, कई बार ना हमारे बातों में, चाहे ऐसे ही लाइटली हम जेंडर प्रेफरेंस की बात करते हैं, नहीं पहला बेटा है अभी बेटी चाहिए, ऐसे बात करते जाएंगे, हमें लगेगा ये तो नॉर्मल बात है, नाम भी सोचने लग जाते हैं, ये नाम रखेंगे, ये करेंगे। अगर अंदर एक लड़का है और हम कह रहे हैं लड़की चाहिए, तो हम रिजेक्शन का सीड वहीं डाल रहे हैं। ये अनवांटेड है, क्योंकि मुझे तो लड़की चाहिए। ये इतना हम देखते हैं सारा दिन,
तो फिर हम इमीडिएटली उस मदर को पूछते हैं आपके क्या थॉट थे जब, उसी टाइम सामने सामने आंसर आता है। कल ही मैं एक बहन से यही आई थी ऊपर, तो ऐसी बात कर रही थी कि मेरी बेटी ये करती है ये करती है, कहती है लेकिन उसको ना लड़के जैसे कपड़े पहनने की आदत है, अगर मैं उसको कभी बोल दूं ना तो लड़की है तो उसको बुरा लग जाता है। मैं कहा अच्छा, फिर मैंने ऐसे ही पूछा कि जब वो गर्भ में थी आपको लड़का चाहिए था क्या? कहती है क्यों ऐसा? मैं कहा जस्ट थोड़ा सा याद करूं क्योंकि अभी तो वो बच्चा बड़ा हो गया। तो शी सेड मैं ना उस समय अपने 2 साल के नेफ्यू के साथ थी, तो मैं हर बार वो लड़के को ही देखती रहती थी, तो मुझे विजुअलाइज होता था कि मेरा भी ऐसा बेटा होगा। कहती और जब जस्ट डिलीवरी हो रही थी तो मैं 100% सर्टेन थी कि लड़का ही होने वाला है। आप समझ उस बच्चे को क्या मिला इतने महीने, अंदर लड़की है, पर हम कोई ऐसा बायस नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि लड़का होगा, तो वो बच्चा अब लड़का बनना चाहता है। मतलब ऐसे नहीं कि उसने कुछ किया, बट कपड़े में मैनरिज्म, ओनली बिकॉज वो गर्भ में थॉट आई। तो गर्भ की पावर तो इतनी है कि हम बोलते हैं अगर किसी ने गर्भ में ध्यान रख लिया ना, फिर उसको बाद में जीवन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस बच्चे के साथ। 1000 डेज फिजिकल के लिए भी बोलते हैं वो फर्स्ट 1000 डेज, इमोशनल के लिए भी वो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गर्भ में ध्यान रखा जाए, मेन घर के वायुमंडल में ध्यान रखा जाए। पेरेंट्स अगर उस टाइम से मेडिटेशन शुरू करें, उस टाइम से अच्छा कुछ सुने पढ़े योगा करें जल्दी, वो लाइफस्टाइल के संस्कार वहीं से डलने आ जाएंगे। फिर ऑफ कोर्स बच्चा आपके सामने आ गया, अब तो प्रभाव और भी पड़ने वाला है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका खाना पीना कैसा है, आपकी भाषा कैसी, आपके शब्द कैसे हैं, आप कितना प्योर प्रेशर का हिस्सा है, क्या आपके ऊपर सारा दिन ही होता है लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हो। वो संस्कार जा रहे हैं, संस्कार उस एज से जाते हैं, बाद में तो सिर्फ बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। वाइब्रेशन संस्कार है। हम कहते हैं, कई बार हमें कपल्स कहते हैं हम उनके सामने नहीं लड़ते, बिकॉज सामने लड़ने की जरूरत नहीं है। आप लड़ते हैं इतना, वो आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर है। कल ये जो प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि 5 साल के बच्चे को ओसीडी है, कहते हाँ ऐसे, कहती वो स्कूल में नहीं करती है, वो घर में जैसे ही जाती है वो चेंज हो जाती है। तो उसका सिंपल रीजन है, घर में उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, घर का वातावरण ठीक नहीं है, अपना ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। तो बच्चा सिर्फ पेरेंट की अटेंशन के लिए कुछ ऐसे मैनरिज्म्स अपने आप आ जाते हैं। तो हमें बच्चों को कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर पेरेंट्स अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। दूसरा चीज पेरेंट को क्या करना है, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्क लाइफ नहीं है। कुछ ये 30 साल की ये हमारी गलती है, क्योंकि खिलौने सारे आ गए ना। हमारे पेरेंट्स में से, हमारे केस में जनरली एक पेरेंट काम करते थे तब मेजॉरिटी, लेकिन वो भी शाम को घर आ जाते थे, और घर आने के बाद उनके पास काम के बारे में करने का कोई तरीका नहीं था। तो लिटरली शाम के 6-7 बजे के बाद हर एक घर होता था। अब हम टेक्नोलॉजी बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम लाइफस्टाइल में ये चेंज लेकर आए कि वंस हो देन हो। एक टाइम रखें कि 8 बजे के बाद डिस्कनेक्ट, कोई काम देने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम चलता रहता है। इवन अगर आपने एक ईमेल देख ली फिर इसको रख दिया ना, मैं अपने बच्चे के साथ बैठा, एक तो ना बड़ा कॉन्शियस टाइम निकालना पड़ता है ऐसे कि अभी हम उस तरह से बैठते हैं तो जैसे कि किसी और के साथ अपॉइंटमेंट लेके बैठे, लेकिन एक ईमेल पढ़ ली, आप बैठे साथ में, लेकिन आपके माइंड पे वो काम चल रहा है, तो आपकी वाइब्रेशन कौन सी जाएगी बच्चे को। इस वाइब्रेशन, पेरेंटिंग में ये नहीं है कि आपको 10 घंटे बच्चे के साथ बैठना है, पेरेंटिंग है कि आपकी वाइब्रेशन कौन से बच्चे को मिल रही है। तो डिस्कनेक्ट कीजिए, लेकिन हमने कहा हमने अगर डिस्कनेक्ट कर लिया तो कोई और मेरे से आगे निकल जाएगा। इस होड़ में हम बड़े पीछे रह गए, बड़े पीछे रह गए। हम आधी रात को भी काम करते हैं, हम नींद आधी रात को खुल जाती है तो भी फोन देख लेते हैं कि कोई मेल आई, मैसेज आया। गहरी नींद आएगी नहीं, गहरी नींद आएगी नहीं, सुबह चिड़चिड़ापन आ जाएगा, रिएक्शन बच्चे के ऊपर आ जाएगा, वाइफ के ऊपर आ जाएगा, बच्चा कैच कर लेगा वाइब्रेशन। इट इज पेरेंट लाइफस्टाइल। अगर सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा स्ट्रीम कर ले, शाम को आ गई डिस्कनेक्ट, ये मेरा टाइम है, कल सुबह काम पे करेंगे, कर दो। और अगर टीम के लीडर हो तो सबको ये सौगात दे दो, बड़ी दुआएं कमाएंगे, बड़े घर ठीक हो जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर एक जिसको हम घर भेज रहे हैं वो किसी का पेरेंट है, हर एक जिसको हम अपनी टीम से घर भेज रहे हैं वो किसी का पेरेंट है। तो वो पेरेंट अगर घर खुश नहीं जाएगा, अपने घर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेगा,
वो कल अगले दिन खुश वापस नहीं आएगा ऑफिस, ये भी पक्का है, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है इसी बात पर, क्योंकि अब दोनों पेरेंट्स भी वर्क कर रहे हैं ना, तो और भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। दोनों थके हुए आते हैं, मन से थके हुए आते हैं, इरिटेबिलिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होती है, क्योंकि पूरा दिन काम कैसे किया होता है। पहले ही बोलते थे मुझे कुछ मत बोलना, मेरा आज का दिन बड़ा ही खराब था, दूसरा कहता है मेरा तो और भी खराब था। हम इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसका ज्यादा खराब था, मतलब किसकी टॉलरेंस पावर कितनी घटी हुई है, ये नहीं सोच रही उसका उन पे क्या असर पड़ रहा है। और फिर घर आके भी वही फोन, वही टीवी, वही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वही कंटेंट कंजम्पशन। सबसे पहली चीज कंटेंट कंजम्पशन पे रिस्ट्रिक्शन। घर में पूजा करो, हवन करो, कैसी एनर्जी हो जाती है, कहते हैं ना शुद्धिकरण हो गया, क्योंकि वो ऊर्जा फैलती है वातावरण के अंदर। घर में ये जो सारा दिन चल रहा है, कौन सी ऊर्जा बन रही है? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, हिंसा, इसके शब्द चल रहे हैं, सारा दिन चल रहे हैं, सारा दिन चल रहे हैं। एक्चुअली सिस्टर, हमने सनातन को भी तो इतना डिमीन कर दिया ना, हमको लगता है मंदिर जाना, पूजा करना, हवन करना, ये सब कूल नहीं है। ये क्या है? ये कौन किसने बनाया? लेकिन ये किसने किया? ये हमने किया, क्योंकि हमने सोचा नहीं। और बहुत सारा हम दूसरे देशों में ट्रैवल करने लगे, अच्छी चीजें सीख लेनी चाहिए, ये भी नहीं, हम नहीं कह रहे कि वो कुछ गलत करें, पर उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति। कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो प्रिंसिपल के साथ वॉक करके आपको हॉल तक जाना है। हम जब स्कूल में वॉक करते थे यहाँ से वहाँ, जितने टीचर्स रास्ते में मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, 10 बार भी मिले तो सेम 10 बार, अच्छा लगता था करके भी। मैं प्रिंसिपल के साथ वॉक कर रही थी, तो भी बच्चे ऐसे ही उसको क्रॉस कर रहे थे, बाल ऐसे, किसी का बहुत नाम का स्कूल है वो दिल्ली शहर में, चिंगम खा रहा है कोई, सॉक्स आधी उधर। एक तो मेरे को वही देख के थोड़ा सा अलग, क्योंकि हम बड़ा अलग तरह से हमें जाना पड़ता था, किसी ने विश नहीं किया ज्यादा। तो मैं एंड तक पहुंचते पहुंचते मैंने पूछा, मैं कहा ये विश नहीं करते आपको? तो उन्होंने क्या बताया, कहते रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इफ दे फील लाइक रिस्पेक्टिंग दे विल रिस्पेक्ट। मतलब जबरदस्ती विश नहीं करना है, मन करेगा तो विश, नहीं मन करता तो नहीं करो। तो मैंने उनको कहा ये जो लड़की अभी क्रॉस करके गई यहाँ से, ये 20 साल के बाद किसी के घर की बहू बनेगी अगर ये भारत में ही रहती है तो। मैंने कहा आप ये सिखा रहे हैं कि कल इसके सास ससुर को, इसको मन करेगा रिस्पेक्ट करने का तो ये करे, नहीं मन करेगा रिस्पेक्ट करने का तो ये नहीं करे। शी सेड ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, यू हैव टू बी वर्दी ऑफ दैट रिस्पेक्ट। आप ऐसे काम करो जिससे सोच। और हमें क्या सिखाया गया था, जैसे बड़े आए उठो, पांव छुओ, नमस्ते करो, इवन ये बेसिक धर्म भी तो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, और फिर कंटेंट से तो वो इन्फ्लुएंस आ ही रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्स। और फिर हम बहुत सारे, अब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह रहे ना, अगर जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रह रहे ना तो चलो वो वाला इन्फ्लुएंस उनका आता रहता है, क्योंकि हमने कूल की डेफिनेशन चेंज कर ली है। अब सिर्फ भारत में ये जरूरी है कि हम भारत में भारत की संस्कृति को कूल बोलना शुरू कर दें। ये कूल बोलना शुरू करेंगे ना, ये सब बच्चे कूल के पीछे भागते हैं। हाँ, व्हाट इज कूल? उस दिन किसी ने ट्वीट किया, सेवा शुड बी कूल, मतलब देने को कूल बनाओ। हमेशा कितना कमा रहे हैं वो कूल नहीं है, लेकिन किसी को भी क्या किया देना, ये सिर्फ एक लहर फैलानी है। तो आपके पास तो ये पावर है, यू नो, मीडिया इज पावर, मीडिया के पास पावर है। शो लहर फैला दी, 4-5 दिन फैला दो, बहुत जल्दी लोगों की सोच बन जाती है, क्योंकि उसको कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंटेंट के पास ये पावर है, वो किसी के भाग्य को यहाँ लेकर जा सकती है। कंटेंट के पास पावर है, वो किसी के भाग्य को यहाँ लेकर जा सकती है। तो मीडिया पहले से ज्यादा बहुत पावरफुल हो चुका है इस वजह से। तो कूल बनाना है, लेकिन हमें करना है। अभी भी आप अपने बच्चों को नहीं फोर्स कर सकेंगे जब तक आप खुद नहीं करेंगे। हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे को ना मेडिटेशन सिखा दो आप, उसके टीचर ने बोला है वो फोकस नहीं कर सकता है। कहाँ, हम बच्चों को नहीं, पहले आप आ जाओ, ये हमारे पास टाइम नहीं है। सिर्फ नहीं, फिर नहीं आ सकते, आप आएंगे हम उनको भी सिखाएंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे घर पे, कहेंगे आपके पास टाइम नहीं, और आप उसको बोल देंगे जाओ तो मेडिटेशन करो, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आप करेंगे, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप ही करने लग जाएगा आपके साथ साथ। फिर इट्स फिंगर इज योर। और मैं कई बार
आज के दिन में इतना स्ट्रेस है बच्चों को। ये भी कहीं मैं लेक्चर देने गया, मिलने गया, वो बताता हूँ कि मुझे 10वीं में 76% मार्क्स आए थे। आपको कितने आए थे? मेरे को 90। तो आपके फिर भी उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी हमारा जीवन चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया। तो जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे कि मुझे 80% आ गया, कई बार तो लोगों को 98% में उनके मन मुताबिक कॉलेज में अगर एडमिशन ना मिले तो वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि मुझ में कुछ कमी रह गई। 98% तो हम लोग सोचते भी नहीं। थोड़े दिन पहले एक प्रिंसिपल से मिलना हुआ, कहती 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को ले आए मेरे पास, एक लड़का और लड़की जो फिजिकली एक दूसरे के साथ थे, ऐसे मतलब अपने लेवल पे। तो प्रिंसिपल कहती मुझे तो एक तो पता नहीं चला इनसे मैं बात कैसे करूं इसके बारे में, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। कहती स्कूल में होनी शुरू हो चुकी है ये चीजें कुछ है, लेकिन कहती इतने छोटे थोड़ी। कहते आई डेंट नो कि मैं इनसे बात कैसे करूं। तो वो मतलब 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा कितना इनोसेंट होता है। ये कंटेंट की वजह से ना इनोसेंस भी बहुत जल्दी जा रही है। देखते हैं ना, अगर एक बच्चा एक पेरेंट का फोन ऐसे उठा ले तो उसमें कोई सेंसरशिप तो है नहीं ना। छोटा बच्चा भी ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते जा रहा है। तो फिर कहा कि मैंने उनसे सिर्फ पूछा कि ये मतलब कैसे ये थॉट आया, या मतलब वट एवर लैंग्वेज शी मस्ट हैव यूज्ड, के कैसे। तो उन्होंने कहा हमने टीवी पे देखा कि वो ऑन हमने किया तो वो वीडियो आ गया, तो हमने भी करना। पेरेंट देख रहा है, चल रहा है, वाइब्रेशन है, विजुअल तो है, वाइब्रेशन है। अपनी सोच से इन विकारों को निकालना है। खुद ऐसे वीडियो देखेंगे, खुद की सोच में होगा। हम कहेंगे बच्चों के सामने नहीं देखते, ये सामने पीछे का कुछ है ही नहीं। ये जो है ना, ये हमारा आभा मंडल बनाता है और हमारे आभा मंडल की एनर्जी में वो पलते हैं। अगर मेरी सोच में काम विकार है, क्रोध है, वैसे ही वीडियोस देखते हैं, वैसे ही जोक्स क्रैक करते हैं, वैसे ही भाषा यूज करते हैं। इनको कुछ करना नहीं है, इन्होंने सिर्फ हमारे संग के रंग में वो ले लेना है, वाइब्रेशन। तो पवित्रता, शुद्धता अपने जीवन में लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कंटेंट में यही चीजें हैं। अभी सिस्टर, ये तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो एक दूसरा कर्म जो हमारे आत्मा के साथ जो प्रभाव छोड़ता है, उसका कितना असर है पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किया? उसका भी असर है, लेकिन उसका असर क्या है? उसका असर है कोई सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में। लेकिन सिचुएशन भी जब आएगी, अगर आपकी आज की स्थिति पावरफुल है तो आपका प्रेजेंट कर्म बहुत पावरफुल होगा ना। कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, रिश्तों में कोई टक्कर आ सकती है, कोई शरीर छोड़ सकता है हमारे घर में, बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है। यही तो 4-5 चीजें होंगी लाइफ के अंदर, और क्या होने वाला है, इनमें से ही आएगा। लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जो अपनी शक्ति को रोज बढ़ाते हैं, जब ऐसी बात आती है उनके पास उसको सामना करने की शक्ति होती है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हमारा प्रेजेंट कर्म। पूर्व कर्म सामने से आता है। आप किसी को भी देख लो, आपकी लाइफ वो नहीं है जो आपके साथ हो रहा है। आपकी लाइफ वो है कि जब आपके साथ वो हो रहा है, आप कैसा फील करते हैं और आप उसका कैसा सामना करते हैं। किसी को कैंसर है, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली। उन्होंने कहा ठीक, इवन अगर डॉक्टर ने बोला आपके पास 6 महीने है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक तो हम ध्यान रखेंगे कि हम 6 महीने नहीं, हम और लंबा जिएंगे, और एक अगर हम रहेंगे उतना समय तो हम उस समय को भी सदुपयोग करेंगे। भाग्य मुश्किल आया है, प्रेजेंट कर्म बहुत अच्छा है। किसी को सिर्फ 100 बुखार होता है, लेकिन वो इतना हाय हाय करते हैं सारा दिन, हाय मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। पावर जो आया है उसमें नहीं, पावर हम अभी कैसे हैं। पास्ट कर्म तो बस सामने से आता है, पावर हमारे प्रेजेंट कर्म में, हमारा रिस्पॉन्स। लेकिन उसमें भी अगर जब हम गलती कर देते हैं ना, फिर नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर वो कार्मिक अकाउंट उलझ जाता है। हमें तो मेडिटेशन से इतना प्रैक्टिस कराया जाता है सोल कॉन्शियसनेस का कि मैं आत्मा हूं, कि जब डेथ भी होती है किसी की फैमिली में, इमीडिएट, इवन अगर एक पेरेंट ने अपना बच्चा खोया है, अभी पता चला है, इमीडिएट पहले वो मेडिटेशन में बैठेंगे, कहेंगे मुझे उसको शक्ति देनी है, मुझे उसको शक्ति देनी है, क्योंकि उनको नॉलेज है कि वो आत्मा अभी आगे जा रही है ना, मुझे उसको शक्ति देकर भेजना है, दुआएं देकर भेजना है, उसको शुक्राना से भेजना है। मेरा क्या होगा वो नहीं सोचना है, उसको क्या देना है वो सोचना है। इट्स ओनली अ स्टडी,
इट्स ओनली अ स्टडी। मतलब लाइफ की टफेस्ट सीन में भी ये रेजिलियंस काम करते हैं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। बच्चे को या कोई भी फैमिली मेंबर हमेशा मिस करेंगे, लेकिन दर्द के साथ नहीं मिस करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो दर्द उधर जाता है। गर्भ में जिस परिवार को हम पीछे छोड़कर आए ना, उनकी मनोस्थिति बहुत असर करती है, क्योंकि वो वहां से बोलते हैं तुम वापस आ जाओ, तुम क्यों चले गए, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, हम तो अब जी ही नहीं सकते, ये घर तुम्हारे बिना चलेगा कैसे। आप सिर्फ एक सोचो, आप एक दिन के लिए यहाँ आए हैं, आपको हर थोड़ी देर बाद आपकी वाइफ फोन करे, आप कैसे चले गए, वापिस आओ, आपके बिना तो घर में सब कुछ ही ऊपर नीचे हो रहा है, क्या आप यहाँ बैठ पाएंगे आराम से? नहीं, आपका मन पूरा डिस्टर्ब्ड होगा। हम तो उनको बोल रहे हैं जो वापस भी नहीं आ सकते हैं। तो कितना अपहीवल होता है उधर। अपने नहीं सोचना होता है, उनका सोचना होता है। हमने एक परिवार का सदस्य खोया, उन्होंने तो पूरा परिवार खोया, उन्होंने तो काम कारोबार घर मकान सब कुछ खोया, एक सेकंड में खोया। तो हमारे लिए डेथ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो शरीर छोड़ता है ना, उसके लिए वो सबसे डिफिकल्ट होती है। तो उनके लिए हम पूजा करते हैं ना, इसलिए तो हम पूजा करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पंडित जी शांति देंगे। हम क्या कर रहे हैं, वो आत्मा का पंडित जी से कोई कनेक्शन नहीं है, इतना उसका रिश्ता पंडित जी से नहीं है। पंडित जी सिर्फ घर में शुद्धिकरण करने के लिए पूजा करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि घर वालों की मन की स्थिति को शक्ति मिले, और फिर वो आत्मा जो आगे जा रही है उसको वो शांति के वाइब्रेशन दे। लेकिन पूजा पूरी हो गई, हाँ फिर वही अपहीवल। अभी हम रेजिलियंस लो का मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल। पहले भी घर में कोई शरीर छोड़ते ही थे, अभी भी छोड़ते हैं। पहले लोग 2-3 महीने के अंदर थोड़ा सा सेटल हो जाते थे, है ना, सेटल हो गए, बट इट्स फैक्ट एंड मूव ऑन। आपको आगे अब अपने जीवन जीने हैं। अब हम मिलते हैं लोगों से, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो बात करते ही ऐसे रोने लगता है, ऐसा लगता है अभी हुआ था पिछले हफ्ते। मतलब ग्रीफ भी सेटल नहीं हो रहा है। ग्रीफ का भी नहीं पीरियड होता है, अगर ग्रीफ ज्यादा टाइम सेटल नहीं होगा फिर वो और प्रॉब्लम्स लाता है, वो डिप्रेशन का भी रूप ले लेता है। 2-3 महीने 4 महीने जस्ट सेटल, लेकिन रेजिलियंस कम हो रही है। तो वो बिल्कुल अभी भी उसी मनोस्थिति में है जैसे वो 2 साल पहले थे जब वो गए। ये है रेजिलियंस लो के साइंस। लेकिन अगर थोड़ा सा कोई अपने लिए आधा घंटा निकाले ना, हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी इज माइंड फिटनेस, दैट्स ऑल स्पिरिचुअलिटी इज, माइंड फिटनेस। सही सोचने का तरीका, सही कर्म करने का तरीका, रोज थोड़ा सा आधा घंटा समय उसके लिए निकालो। आप जीवन की बड़े से बड़ी परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। मुश्किलें तो आएंगी, वो तो मेरे पास्ट कर्मों का परिणाम है, लेकिन अभी वो आपने फिटनेस बढ़ा लिया अपना थोड़ा सा, तो उसका सामना करने का तरीका हम ये भी देखते हैं। जिस घर के पेरेंट, एक पेरेंट भी अगर स्टार्ट करता ना अपने जर्नी के, रोज सुबह थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज सुबह ज्ञान स्टडी कर रहे हैं, अंदर बच्चे बदलने लगते हैं। बच्चों को चेंज करना इज इजीएस्ट, बस एक पेरेंट चेंज हो जाए। सही बात। और मुझे तो लगता है जब मैं आज आपको सुबह कार्यक्रम में सुन रहा था तो बहुत सारी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि हर स्कूल में जो ब्रह्म कुमारीज में सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बचपन से ही अगर आप बच्चों को तैयार कर देंगे कि जीवन को ऐसे देखना है, खुद को ऐसे देखना है, तो अभी क्या है कि बाल्टी भर गई है, अब हम उसका पानी क्लीन कर रहे हैं। अगर हमने क्लीन पानी ही भरना शुरू किया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मुझे लगता है कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या समाज बना रहे हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना है। मेंटल हेल्थ बीमारी हो गई, एक डिप्रेशन, हमें अब वो तो हमें करना ही, मतलब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये करना है प्रिवेंशन। जैसे हम करते हैं ना बीमारी का प्रिवेंशन, तो अगर हम मन की स्थिति पर, जब वो बीमारी नहीं बनी, बीमारी बनी तो रखना है ध्यान, हो ना बीमारी, तो उसके लिए अगर हम पहले से ध्यान रखें, क्योंकि जब एक बार बीमारी हो जाती तो सब ध्यान रख रहे हैं, बट वो दवाई ले रहे हैं, दवाई तो लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी ना
मन को ठीक कैसे करें ताकि वो दवाई भी थोड़ी जल्दी से फिर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो नहीं कर रहे। या तो कई लोग उस डर से दवाई नहीं लेते, वो भी एक और प्रॉब्लम है। दवाई नहीं लेंगे, नहीं नहीं ये दवाई तो बड़ी लंबी चलती है, ये दवाई तो अभी तक हमें उसकी भी नॉलेज नहीं है ठीक से। लेकिन हर स्कूल में, सिर्फ स्कूल में नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी, क्योंकि हर कंपनी है, हर कंपनी से एक पेरेंट घर जा रहा है, हर कंपनी से एक पेरेंट घर जा रहा है। अगर आप पेरेंट को शक्तिशाली बनाने का कुछ भी थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, आप उस बच्चे को शक्तिशाली बना रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक कंपनी में थे, 1000 लोग बैठे थे उस हॉल में, उनका लीडर, जो कंपनी का लीडर है, वो आगे बैठे थे। तो हमने कहा 8 बजे के बाद, कम से कम 8 बजे के बाद डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, अनलेस क्राइसिस है, और क्राइसिस बहुत कम होता है एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर्स या कोई जिसका ऐसा रोल है, बाकी नहीं। तो वो 1000 लोग ऐसे ही देख रहे थे कि हाँ, बिकॉज लोग तो ऐसे ही देखते हैं, अच्छा आगे बताओ और क्या करना है, ये तो हमारे काम की बात नहीं है। सो इट्स अ वेरी ऐसा वाला एक्सप्रेशन। वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, हम कर लेंगे ये वाली चीज कि हम 8 बजे के बाद डिस्कनेक्ट कर देंगे। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है इंडिया की, बहुत बड़ी वाली, मोतीलाल ओसवाल जी एक्चुअली, वो बैठे थे सामने। वो सबने बोलना शुरू किया, सर सर ये नहीं हो सकता, इंटरनेशनल मार्केटिंग, वो कंट्री। पता है लीडरशिप क्वालिटी क्या है? वो मुड़े, उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा हम करेंगे, ये डिसाइडेड है, कैसे करेंगे हम बाद में बात करेंगे। दिस इज लीडर। चाहे ये एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, चाहे ये घर का पेरेंट है, वो लीडर है। जो लीडर करता है ना, या जो पेरेंट करता है, रिपल इफेक्ट, क्योंकि लीडर भी एक पेरेंट ही होता है, लीडर भी एक पेरेंट होता है। वो अपनी बड़ी टीम का पेरेंट है, हम 1 या 2 बच्चों की पेरेंट है, लेकिन रिपल इफेक्ट वहीं से आता है हमेशा। तो 2 महीने के बाद उन्होंने बताया 17,000 लोग सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं 8 बजे के बाद। इवन अगर उनको लॉग इन करना है, वो नहीं कर सकते हैं। ऑफिस में कितने बजे आते हैं वो स्वाइप करते हैं ना, ये लोग जाने के टाइम को स्वाइप करते हैं। कहते 6 बजे का अगर टाइम है तो 5:45 से 6:15 का बफर है, सिर्फ 6:15 के बाद नहीं स्वाइप करना इसके अंदर। यू हैव टू बी आउट एट 6:15। दिस इज लीडरशिप क्वालिटी। टेक केयर ऑफ पीपल, उनका ध्यान रखिए। फिर उनको किसी न्यूज चैनल ने, न्यूज रिपोर्टर ने पूछा आपकी प्रोडक्टिविटी का क्या हुआ, इतना ये सब किया। उन्होंने कहा हमारा तो मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, तो हमारे लिए उस तरह से इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है। कहते लेकिन मुझे ये बहुत हैप्पीनेस है कि ये घर जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, मेरे लिए उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये कर्मा है, ये भी कर्मा है। हर कंपनी के लीडर को, हर बिजनेस के ओनर को ये याद रखना पड़ेगा, अगर आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं, अगर उनके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि ऑफ द वर्क स्टाइल, तो ये आपका कर्मा बनता है। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को घर जाके भी फोन किया, ये करो वो करो वो करो, वहां उसका झगड़ा हो रहा है उसकी वाइफ के साथ क्योंकि वो बच्चों के साथ पढ़ाने की जगह यही काम मेरे साथ, ये मेरा कर्मा बनता है, उसका नहीं, ये मेरा कर्मा बनता है। ऐसा दान जो घर आता है ना, ये बहुत लोगों के दर्द के साथ आता है। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसे बच्चे, कल ये जब आपकी कंपनी में उनके बच्चे आएंगे ना, तो शायद वो जो आपको प्रोडक्टिविटी आप सोच रहे हो वो नहीं। अभी भी बहुत इस पे अवेयरनेस आ गई है कि जो यंगर पॉपुलेशन, बहुत छोटे, मतलब 20 साल 25 साल के जो अब आ रहे हैं, वो वर्क प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे जैसे हमने किया। डिनोमिनेटर, रेजिलियंस लो। सो वी आर राइट एट दैट टाइम। अभी भी लेट तो हो गया थोड़ा, लेकिन फिर भी राइट एट दैट टाइम। मनोस्थिति स्कूल में भी, लेकिन बड़ों की, पेरेंट्स की, वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस से बहुत बड़ा काम होगा। स्कूल में जब हम बोलते हैं ना आप ये सब थोड़ा सिखाओ, कहते पहले हमारा सिलेबस भी नहीं खत्म होता, अब हम ये भी करें, ये तो पेरेंट्स को करके भेजना था ना, कि संस्कार तो पेरेंट्स को सिखाने चाहिए। तो फिर उनसे यही बात होती है, इसके लिए सब्जेक्ट नहीं रखना होता अलग, कल्चर, स्कूल का कल्चर। स्कूल के कल्चर में जो आप सिखाओगे बच्चा जल्दी जल्दी अब्सॉर्ब करेगा। भाषा कैसी है, मर्यादाएं कैसी है, मर्यादा की लकीर वापस ड्रॉ करनी। आज तो बड़े शहरों में मर्यादाएं हमने बहुत चेंज कर दी है। हम उन घरों में बड़े हुए जहां अगर फादर, जो फादर फिगर है, वो अगर ड्रिंक करते थे या स्मोक करते थे तो हमारी घर में लड़ाई होती थी उसके बात के ऊपर कि नहीं करना, नहीं। तो हमारी प्रोग्रामिंग थी कि ये गलत है, क्योंकि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है ना उस टॉपिक के ऊपर, तो ये गलत है। अभी तो इकट्ठे बैठ के लेते हैं हस्बैंड वाइफ के, आई एम नॉट डिफरेंट। और फिर बच्चे को बोलते हैं जब तुमको लेना होगा ना तो हम पहले इकट्ठा करेंगे,
उसको रॉन्ग तो खैर नहीं बोल रहे, इंडोर्स कर रहे हैं। तो हम जब पेरेंट्स कहते हमें तो छुप के लेना पड़ा अपने पेरेंट्स से, ये क्यों छुप के ले, ये मेरे साथ ले। मैंने कहा जब छुप के ले रहे थे तो पता था ना कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो शर्म बची थी, कुछ तो मर्यादा बची थी कि माँ बाप के सामने ऐसी चीज नहीं की जाती, कुछ तो लिहाज था। अब तो तुम लिहाज भी छोड़ दिया, मर्यादा भी छोड़ दी। तुमने कहा ये तो हम इकट्ठे बैठ के करेंगे, ये मर्यादा है। और फिर अगर मदर भी कर रही है तो बेटी को क्या बोलेगी, और अगर बेटी, बहुत सारी बेटियां ले रही है आज हमारी ये, फिर गर्भ में क्या होगा, फिर गर्भ में क्या होगा, फिर तो वो सब्सटेंस का ट्रेस तो आपकी बॉडी में पहले से ही आ गया इतने सालों से, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो उससे भी ज्यादा कुछ चीजें हैं। फिर 9 महीने में जब उनको बोला जाता है ना कि ये आप नहीं ले सकते हो, एक तो पहले वो इट्स ऑलरेडी इन योर बॉडी, इट्स इन योर सिस्टम, लेकिन जब 9 महीने में उनको बोला जाता है कि आप ये नहीं ले सकते हो, तो उनको बहुत क्रेविंग होती है, विड्रॉल सिम्टम होते हैं, उसका उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स। मुझे लगता है इस तरह से लोग, या इस टॉप एंगल से लोग देख नहीं रहे या सोच नहीं रहे, इसलिए उस तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा। और अब इस पॉडकास्ट के बाद कम से कम थोड़ा देखेंगे, जुड़ेंगे इन चीज़ों से। सिस्टर ये भी बताइए कि अभी मैं आपके कार्यक्रम में सुन रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ दर्शकों तक वो बात पहुँचे। आपने साइकिल ऑफ कर्मा की बात की, और आपने बताया कि एक बॉल है और आप उसको जिस गति से फेंकेंगे वैसे आता है। तो कर्मा का इफेक्ट क्या है, ये बॉल वाला एग्जांपल अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकें। कर्म मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं। हमने कर्मा को थॉट लेवल पे नहीं कभी चेक किया, हमने कहा मैंने अच्छे से बात की, मैंने अच्छे से व्यवहार किया, राइट कर्मा। एनर्जी है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारी सोच से पहले स्टार्ट होती है। हम बोलते कम है, काम मतलब व्यवहार कम होता है, सोचते सबसे ज्यादा है। मैं 100 थॉट्स आपके लिए क्रिएट करूंगी तो मैं 3 लाइन बोलूंगी, मतलब इतनी हमारी सोच अंदर चलती है। तो वहां की चेकिंग करनी है, उसके भी पीछे उसका इंटेंशन। तो कहते हैं ना कर्म से पहले कर्म के पीछे का इंटेंशन क्या था, वो कर्म है एक्चुअली। तो इंटेंशन मतलब भाव, भावनाएं, सोच, फिर शब्द, फिर व्यवहार। ये एनर्जी है जो हम क्रिएट करते हैं, तो हमारे से निकलती है। एंड लॉ ऑफ कर्म हमको सिखाता है जो कर्म होगा वैसा परिणाम होगा। तो हमें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी सही कर्म करने की रोज शिक्षा देती है। ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे कहते, पर हम कहते पर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया ना, आपको ऐसे सोचना है। उसने जो किया वो उसका कर्म है, आपका कर्म कैसा हो रहा है। तो आप उसको दुआएं दो, आप उसको चेंज करो, आप उसको पावर भेजो। पहले हम कहते थे नहीं बुरा लगना नॉर्मल है, हमने नहीं सोचा कि बुरा लगना भी कोई गलत कर्म है। तो गलत और सही कर्म, जो कर्म हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहा है वो सही कर्म, जो शक्ति को घटा रहा है वो गलत कर्म। गलत मतलब पाप नहीं है। तो हम कहते मैंने जीवन में कोई गलत कर्म नहीं किया, हम हर रोज कर रहे हैं गलत कर्म जो हमारी शक्ति को घटा रहा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए चिंता करेंगे वो भी गलत कर्म है। चिंता मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे हुआ तो कैसे होगा। बैटरी कम हो रही है और सिर्फ आपकी नहीं हो रही, वो वाइब्रेशन उस बच्चे तक जा रहा है। ध्यान रखो, एम्पावर करो, रोज उसके लिए मेडिटेट करो, रोज उसको शक्ति भेजो, शक्ति भेजो। तो कर्म की डेफिनेशन बहुत डीपर है। एनी नेगेटिव इमोशन जो सोल पावर को कम करेगी वो गलत कर्म है। और इसीलिए कोई डिसीजन भी लेना हो, कल मुझे किसी ने पूछा आप डिसीजन कितनी देर में लेते हैं, मैं बोला 1 सेकंड। कहते ऐसे थोड़ी होता है, मैं कहूँ और क्या, क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास, तो फिर इसीलिए डिसीजन लेना बहुत ईजी होता है। ऑप्शंस जब ज्यादा होते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते, तब तो टाइम लगेगा ना डिसीजन। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो डिसीजन लेना है जिससे शक्ति बढ़ेगी मेरी भी और जो भी उस इन्वॉल्व्ड है उस डिसीजन, मतलब उस सिचुएशन के अंदर। यहाँ जाना है नहीं जाना है, इनसे मिलना है नहीं मिलना है, ये काम करना है नहीं करना है, ये पॉडकास्ट करना है नहीं करना है। इससे अगर शक्ति बढ़ेगी लोगों की तो करनी है, नहीं बढ़ेगी तो नहीं करनी है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, इसलिए मैंने आपको उस दिन फोन किया था कि करना क्या एग्जैक्टली, क्योंकि ये मेरा कर्म बनेगा। दिस इज माई कर्म कि व्हेन आई एम शेयरिंग समथिंग, किसी एक ने भी सुना, वो उसकी सोच पर असर करेगा तो मेरा कर्म बनेगा। तो बस वो हमारा डिसीजन मेकिंग है। तो वो डिसीजन लेने में इसलिए फिर टाइम नहीं लगता। हर पेरेंट अगर डिसीजन ऐसा ले कि हम जो अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं उससे हमारे बच्चों की मन की शक्ति बढ़ेगी या मन की शक्ति घटेगी, बहुत इजी हो जाएगी लाइफस्टाइल लेना। तो ये कर्म है। तो जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, इट्स लाइक अ बॉल जो बाहर जा रहा है। लॉ ऑफ कर्मा, वो बॉल वापस आएगा, उसी सेकंड आएगा, कुछ सालों बाद आएगा, कई बार जब हमें शरीर को छोड़ देते हैं उसके बाद भी आता है। इसलिए हम कहते हैं अचानक मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, कल तक सब ठीक था, ये बात आ गई, वो बॉल कोई वापस आया।
सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की गलती नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने नहीं किया। ये जो हमने एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया ना कि भगवान की वजह से ये सब हो रहा है, भगवान की मर्जी से ये हो रहा है, भगवान क्यों हमें ये सब देगा? वो प्यार का सागर उसकी महिमा करते हैं, क्षमा का सागर उसकी महिमा करते हैं, विश्व कल्याणकारी उसकी महिमा करते हैं, दुख हरता सुख करता उसकी महिमा करते हैं। उन जीवन में जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, उसने किया, ये उसकी मर्जी, ये करके ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं, सही कर्म करने की शक्ति भी देते हैं, लेकिन कर्म हमको करना है। लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड, आप अपने बच्चे को सिखाते जाएंगे, बच्चा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मैं आपके साथ बैठा हूं, आप करो, तो आप शक्ति दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो। बच्चा तो कर्म खुद ही करेगा और फिर परिणाम भी उसके पास ही आएगा। और जब परिणाम आएगा ना, तब भी आप उसको परिणाम को फेस करने की भी शिक्षा दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, लेकिन परिणाम उसको फेस करना है। जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड, वैसे परम पिता, सुप्रीम पेरेंट एंड चाइल्ड। सिस्टर, इसमें मेरा एक प्रश्न है जो इसको सुनकर आता है मन में, कि अगर हमने कोई कर्म किया और लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि वो आज नहीं तो कल लौटेगा, तो फिर जो लौट के आ रहा है वो अगर मेरा कर्म है, तो मेरे साथ जो कर रहा है उसके लिए वो कर्म बनेगा या नहीं? मान लीजिए कि मैं, किसी ने मेरी हत्या की, राइट, और ये मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म था, मैंने किसी की हत्या की, कुछ गलत किया, इसलिए मेरे साथ होना ही था। तो जो हत्या कर रहा है उसने अपराध किया या नहीं किया, या ये सिर्फ मेरा कर्म है जो मेरे साथ? ये आपका कर्म है जो आपके साथ हो रहा है, लेकिन सामने वाले के पास भी ऑप्शन है। सपोज मेरा पहले का आपके साथ एक कार्मिक अकाउंट है जिसमें कुछ आपने मेरे साथ गलत किया, तो मेरे अंदर आपके प्रति एक गलत रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आएगी। तो जैसे ही आप और मैं सामने आएंगे ना, वो वाइब्रेशन अपने, अगर आप देखो किसी किसी के साथ ना हमारी ऐसे ही बनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बनती है, और किसी के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी बाहर बहुत अच्छी बनती है, घर में अच्छी नहीं बनती। कई बार एक बच्चे के साथ बहुत अच्छी बनती है, दूसरा बच्चा हमसे डरता रहता है। ये सब हमारे पास्ट कार्मिक कनेक्शन है। पेरेंट वही है, एक बच्चे का उनके साथ एक अलग रिलेशनशिप है, दूसरे का अलग है। एक बच्चा बहुत सेवा करता है, एक बच्चा परवाह ही नहीं करता है, हम कहते हैं ये बच्चा ऐसा है। ना ना, वो बच्चे के साथ ये कार्मिक अकाउंट था, ये बच्चे के साथ वो सेवा का कार्मिक अकाउंट नहीं था। लेकिन अगर अभी मैं जब आपको मिलूं, मेरे को लग रहा है कि मेरे ना बड़ी आपके प्रति मेरे अंदर ऐसी वाली वाइब्रेशन आ रही है, तो लेकिन अब मैं रोज सुबह सुबह स्टडी कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, बात को खत्म करना है। एवरी डे, पता है एवरी डे जो कंटेंट अंदर जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे को एनर्जी वो आई है रिलेशनशिप के अंदर, बट आई विल चेंज, वो आई विल चेंज। पर जब मैं चेंज कर रही हूँ ना, तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम कोई गलत कर्म पहले करके आए हैं, हम बहुत सारे अच्छे कर्म भी करके आए होते हैं, और सिर्फ पहले का नहीं है, आपके इस जीवन। हम बहुत देखते हैं कि बड़ी मुश्किल बातें आती हैं सामने, क्योंकि वो हमारे पास, लेकिन इस जीवन में जो कर्म किए हैं ना, कॉन्शियसली करेक्ट किया है, सेवा की है, मौतों की, मतलब सबकी, तो ना वो बात आती है बट बड़े हल्के में खत्म होने लगती है, बहुत हल्के में खत्म होने लगती है। ऐसे लगता है बहुत बड़ी बात है ये, बट सडनली कोई सोल्यूशन आ जाता है सडनली। तो कर्मों की गति बहुत गोहिया है, मतलब इट इज नॉट एज, ये तो बहुत सिंपल हमें बताना पड़ता है ना, बॉल गई बॉल आई, उतने टाइम में बहुत सारी ऑल बॉल्स भी फेंकी है, वो भी आ। It is not one का one, it is a multiple energy circle that we are in. It's a very कर्मों की गति बहुत गोह्य है, मतलब it is very complicated. तो आपने पास्ट में सिर्फ एक गलत कर्म नहीं किया होता, आपने 1 मिलियन अच्छे कर्म किए होते हैं। और फिर जब आप कॉस्ट्यूम चेंज करके इसमें आ गए, अगर यहाँ आपको एक अलग माहौल मिला, सपोज मैं पिछले जन्म में कोई अलग फैमिली में थी जहाँ इट वॉज वेरी डिफरेंट, आई वॉज वेरी वायलेंट, मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, मैं इस कॉस्ट्यूम में आई, मेरा प्रेजेंट वातावरण बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग ही हो गया, सेवा करनी है, ऐसे जीना है ना। एक गलत कर्म तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन अभी के कर्मों का खाता बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो कर्मों का खाता भी साथ में चलेगा ना, तो वो कार्मिक अकाउंट आएगा भी ना, तो ये कर्मों का खाता भी तो साथ में है ना। तो सब कुछ डायनामिक साथ साथ काम कर रहा है।
इसलिए पास्ट से मेरे सामने अचानक क्या आएगा मुझे नहीं पता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट को अच्छा करते जाओ। एंड अच्छा मतलब यहाँ की स्थिति को अच्छा करो। देखो दुनिया में भी जब कुछ संकट आता है तो पंडित जी क्या कहते दान करो ग्रहचारी उतरेगी। तो हम दान करते हैं, मतलब हम गाय को खिलाते हैं, सिर्फ वो दान से नहीं होगा। इसका मीनिंग है मेरे कोई नेगेटिव कर्म की वजह से ये संकट आया है, पहले उस संस्कार का दान करो, उस कमजोरी का दान करो, मतलब वो कर्म को बदलो, तब इस कार्मिक अकाउंट को फेस करने की ताकत बढ़ेगी। बट हम सिर्फ फिजिकल दान करते हैं, बट एटलीस्ट हम दान करते हैं, मतलब कुछ दो। अगेन वो आपको ऐसे बना रहा है कि संकट आया इसलिए क्योंकि ऐसे नहीं थे, गिवर नहीं थे। दिया चलाते हैं ना घर में, कहते दिया चलता रहना चाहिए तो जीवन शुभ रहेगा। दिया थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे पैनिक हो जाते हैं, ऐसे उसको बचाने जाते हैं। वो उस दिए की बात नहीं है, वो दिया हमें सिखाने के लिए है कि जीवन में हमेशा दिया बनो, सबको देने वाला बनो, तो जीवन हमेशा शुभ रहेगा। लेकिन जब शिफ्ट हो गए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, सिर्फ चाहिए पे आ गए, दिया बुझ गया। और क्योंकि दिया बुझ गया तो शुभ चीजें नहीं हो रही बहुत सारे, ये स्ट्रेस सब, ये सब तो अशुभ ही है ना, खुश नहीं है तो ये अशुभ ही है। तो दिया, तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म। भारत की संस्कृति देवी देवता। सनातन धर्म का मीनिंग क्या है? वो रिलीजन नहीं है, वो सिविलाइजेशन है। हम उसको रिलीजन बोल देते हैं तो हम कहते हैं ये हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म के नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, धर्म मतलब क्वालिटी ऑफ द सोल। आपका धर्म क्या है? ये पानी है, इसका धर्म क्या है? शीतलता देना, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी ड्यूटी है। आत्मा का धर्म क्या है? पवित्रता, शांति, खुशी, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, सतोगुणी आत्मा, ये 7 गुण हर आत्मा का धर्म है, यह धर्म है। सतयुग में, मतलब जब सृष्टि चक्र शुरू होता है, हर आत्मा सतोगुणी थी, इसलिए उनको हम दिव्य आत्मा कहते हैं, हम उनको देवी देवता कहते हैं। सतोगुणी थी, भरपूर थी, देने वाली आत्मा थी, इसलिए आज हम उनकी मूर्ति में हाथ ऐसे बनाते हैं। वो हाथ से नहीं, वो यहाँ से दे रहे थे, इसलिए 4 हाथ दिखाते हैं, तो 4 हाथ भी ऐसे दिखाते हैं। देने वाली आत्मा को देवी देवता कहा जाता है। आज भी कोई बहुत देता है, कहते ये तो देवता है, देवता है। तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जो देता है। प्रकृति की भी हम पूजा क्यों करते हैं? गाय की पूजा हम क्यों करते हैं? देने वाले की पूजा, मतलब देने वाला पूज्य होता है। हम क्या बन गए? ऐसा लेने वाले बन गए। लेकिन हम किस संस्कृति के हैं? देने वाले। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म एक सिविलाइजेशन थी, जहां हर आत्मा उस सिविलाइजेशन में 16 कला संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, अहिंसा परमो धर्म था। वो देवी देवता धर्म एक सिविलाइजेशन थी। वो है सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग आया, मतलब सुबह, दोपहर, फिर शाम। तो आत्मा की शक्ति धीरे धीरे धीरे, तो द्वापर युग से जब थोड़ी सी गिरावट आई, मतलब काम, क्रोध, लोभ, शुरुआत 0.01, अभी जैसा नहीं, अभी तो अति, तो उसमें सृष्टि पर धर्म स्थापक आए। इब्राहिम, मोसेस, गौतम बुद्ध, महावीर, हर एक प्रॉफिट, हर एक ने धर्म सिखाया। धर्म बनाने नहीं आए थे, धर्म सिखाने आए थे। शांति, प्यार, हम एक फैमिली है, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, उंगली ऊपर थी, सबको जोड़ने की कोशिश थी। धर्म सिखाने आए थे, धर्म बनाने नहीं आए थे। हमको ऐसे करने आए थे, हमको ऐसे करने नहीं आए थे। तो वो धर्म सिखा रहे थे, आत्मा का धर्म सीख रहे थे हम। लेकिन सीखते सीखते हम शिक्षा से जुड़ने के बजाय शिक्षक से जुड़ गए। हमने कहा ये हम इनके फॉलोअर हैं, हम इनके फॉलोअर हैं, हम इनके फॉलोअर हैं। तो अब मैं और आप अलग प्रॉफिट के फॉलोअर हो गए। तो मैंने सोचा मैं और आप फिर अलग हैं। वो आए थे ऐसे करने के लिए। तो रिलीजन हमेशा यूनाइट करेगा, रिलीजन वसुदेव कुटुंबकम करेगा। हर आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक परमात्मा के बच्चे, ये धर्म है। लेकिन हमने कहा नहीं, मैं हिंदू, आप मुस्लिम, आप क्रिश्चियन, आप सिख, आप ईसाई, अलग हो गए। कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम धर्म के नाम पे युद्ध करते हैं। ये अति होती है,
ये हमारी अनात्मा की स्थिति की अति होती है। हम धर्म के नाम पे युद्ध करते हैं। आज हम भारत में भी देखें कितना इनटॉलरेंस है। एक लाइन कोई लिखता है, सब पीछे पड़ जाते हैं ऐसे ऐसे। व्हाट इज हैपनिंग टू अस? हम क्या कर रहे हैं? ये रिलीजन, हम कहते नहीं माई रिलीजन योर, ये रिलीजन सिखा रहा है हमको कि दूसरे के पीछे पड़ जाओ, उसको लिखते जाओ, उसको बुरा बोलते। व्हाट आर वी टॉकिंग? तो रिलीजन जीना होता है, धर्म जीना है। और हर धर्म स्थापक ने धर्म सिखाया। हमने कहा हमने धर्म बनाया, और फिर वो बनाया कोई बात नहीं, लेकिन उस नाम पे एक दूसरे से अलग हो गए, दूर हो गए, और उसी नाम पर आज युद्ध कर रहे हैं। ये होता है कलयुग की अति। ये साइकिल है, सुबह दोपहर शाम रात, सृष्टि चक्र घूमता रहता है। और अभी हम घोर कलयुग में हैं, घोर कलयुग में। इसलिए आप देखो हर विकार की अति, अभी अति, लेकिन हर अति के बाद अंत होता है। तो विकारों का अब अंत होगा। कलयुग फिनिश होना है और सतयुग स्टार्ट होना है। तो जो अमृत काल है ना, वर्ड बिल्कुल राइट है, वर्ड बिल्कुल राइट है। राम राज्य आना है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, आना है, लेकिन पुरुषार्थ करना है, लाना है उसको। तो ये दुनिया को कई बार लोगों को लगता है प्रलय होने वाली है सब, बिकॉज इतना कुछ हम देख रहे हैं ना, नेचुरल कैलामिटीज, वॉर, न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है, वो भी हम रोज पढ़ रहे हैं। प्रलय मतलब सृष्टि फिनिश नहीं होती कभी भी, कलयुग फिनिश होता है। आप एक मकान में रह रहे, पुराना हो गया, बिल्कुल टूट फूट फूट सा हो रहा है, नया मकान साथ साथ बनेगा। मकान से शिफ्ट होंगे, मतलब पुराना मकान टूटने वाला है, नए मकान में शिफ्ट। ऐसा नहीं होगा होमलेस हो जाएंगे कि मकान ही नहीं है, ऐसे। द वर्ल्ड नेवर स्टॉप्स, द वर्ल्ड नेवर स्टॉप्स। ये सृष्टि का चक्र हमेशा घूमता रहेगा। तो जो स्वास्तिक हम बनाते हैं ना, आप उसको सिंबल को सामने लेकर आइए, ऐसे बनाते हैं 4 भाग, फिर हम बिंदी लगाते हैं, इधर बिंदी, इधर बिंदी, इधर बिंदी। ये स्वास्तिक वो 4 युग का प्रतीक है, इसलिए उसको कहते हैं स्वास्तिक। स्व का अस्तित्व, ये मुझ आत्मा का अस्तित्व है। और 4 भाग बना के हम बिंदी लगाते हैं। मैं आत्मा पहले सतयुग में थी, फिर मैं आत्मा त्रेता युग में आई, फिर मैं आत्मा द्वापर युग में गई, अब मैं आत्मा कलयुग में। ये आत्मा बिंदी का हम प्रतीक बना रहे। तो वो 4 भाग कैसे है? पहले भाग में हाथ ऐसे, आप करके देखिए, पहले भाग में हाथ ऐसे है ना, इधर वाला, ये वाला, ये देने वाली आत्मा है। सतयुग में हर आत्मा ऐसी थी, भरपूर थी, देने वाली थी। त्रेता युग में हाथ नीचे हो जाता है, मतलब देना थोड़ा सा कम, सोल पावर थोड़ी सी कम। द्वापर युग में हाथ ऐसे हो जाता है, चाहिए चाहिए चाहिए, जस्ट स्टार्टिंग है। कलयुग में हाथ ऐसे। अब हम मार रहे हैं, अपनी सोच से अपने आप को मार रहे हैं। तो पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, लेकिन इसके बाद जो युग है वो ऐसे वाला है। तो हम सबको सिर्फ कहते हैं ऐसे से ऐसे बनना है, कलयुग से सतयुग बन जाएगा। स्वर्णिम भारत तो आना है, ये 100% सर्टेन है, इसमें तो हमें 0.1% का भी डाउट नहीं है, 100% सर्टेन है। परमात्मा वही सिखा रहे हैं कि सतयुग आना है, लेकिन संस्कारों से लाना है। और वो भारत का बहुत बड़ा रोल है इस समय पर, बहुत बड़ा रोल है। और अगर अब हम देखें, वो सारी बातें वो जिक्सॉ पजल की तरह फिट होनी शुरू हो गई है। बस थोड़ा सा भारत में हमें भारत की संस्कृति को वापस पकड़ना है। रिलीजन नहीं, संस्कृति, संस्कृति, संस्कार। हर रिलीजन संस्कार सिखा रहा है, स्पिरिचुअलिटी संस्कार सिखा रहा है। अपने धर्म को जीना है, एंड वी विल क्रिएट मैजिक लाइक दैट। ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आपको सुनते सुनते। और अभी बहुत सारी चीज़ें और सुनने की इच्छा थी, लेकिन आपको जाना है और मैं ऑलरेडी आपका 15 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि दर्शकों से कि अगर आपके मन में और सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं सिस्टर से एक बार और समय लूँगा। मेरे मन में कई सवाल रह गए, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको ज़रूर समझिए। अगर आजकल की भाषा में कहूँ कि मोबाइल के हार्डवेयर पे ज़्यादा फोकस है, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब अगर वाईफाई ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कीजिए, क्योंकि वो आपका बैटरी ड्रेन कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो वो बड़ा ज़रूरी है। और देने वाले बनिए, वो आपने बहुत अच्छी बात कही है। और भारत के लिए स्वर्णिम समय तब है जब हम भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बात करके, और ये सारी बातें सुनकर। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये वादा कीजिए कि आप एक और पॉडकास्ट के लिए वक्त देंगे। जरूर, डेफिनेटली।
ओम शांति। शुक्रिया। नमस्कार।